वाला चैप्टर लेना है तुम्हारे हिसाब से? तुम जो चैप्टर बोलो वो। नालायक को अनम्यूट करने के बाद तो अनम्यूट तो कर लो बेशर्मो। ऐसे देखते रहते स्क्रीन को इतना आगे करके, इतना माथा दिखता तुम्हारा सिर्फ उस पे पूरे स्क्रीन पे। अनम्यूट करने बोला वो तो करते हैं, गधेड़ो क्या करते थे भगवान जाने। चलो बोलो एक चैप्टर, अकड़ अकड़ बम्बे बो करके खुद ही बता दो कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मेरे को तो कोई भी पढ़ाना है, तुमको कोई भी पढ़ना है, तो ऐसा बताओ जिसमें तुमको देख के मजा आ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट, ओके चलो भाई फाइनेंशियल मार्केट। पेज नंबर क्या था इसका? 158। हाँ भाई, फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? मालूम होता तो हम क्लास में आके बैठते कि हम खुद ही पढ़ नहीं लेते। गला घोट के मरना चाहोगे या पानी में डूबकर मर? अनम्यूट करो रे, अनम्यूट। अरे मेरे पार्थ मियां तू कर लेना अनम्यूट। अरे जान देना साले, कुछ नहीं होता। पीछे वाले को चुप कर देंगे अपन, टेंशन मत ले तो। अरे कोई बात नहीं, हमारे भी घर पे काम चल रहा। मजदूर नहीं आएंगे तो तेरे घर पे बुला दूंगा मैं, तेरे घर से। चलो, फाइनेंशियल मार्केट मतलब सर, फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंसेस के बारे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो ये सर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ऐसे जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलके एक मार्केट क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। तो सर क्या बैंक एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है? यस। सर क्या एनबीएफसी फाइनेंशियल मार्केट में आती है? यस। सर जो हम जो हुंडी चिट्ठी देते हैं क्या ये फाइनेंशियल मार्केट में आता है? यस। सर क्या शेयर्स फाइनेंशियल मार्केट में आता है? यस। क्या डिबेंचर्स फाइनेंशियल मार्केट में आता है? यस। क्या सर ऑप्शंस, ऑप्शंस द वर्ड इज ऑप्शंस, क्या ये फाइनेंशियल मार्केट में आता है? डेफिनेटली सर। फाइनेंशियल मार्केट मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी चीज होती है उसको मैं फाइनेंशियल मार्केट बोल दूंगा। एक बात समझ में? इन एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स एटसेट्रा may have excess funds and may want to invest it। मतलब इनके पास ही होता है, अपने पास तो कोई एक्सेस होता नहीं है। They are called investors। Oh my God, आज तुमको नई बात समझ में आई कि जो लोग होते हैं, जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको इन्वेस्टर्स बोला जाता है। ये है हम, ये है हमारा पैसा और ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो हो गए इन्वेस्टर्स। क्लियर? तो भाई इन्वेस्टर हमको कौन समझा? इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास में एक्सेस एम्पल पैसा होता है और वो अपना किसी न किसी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको बोला जाता है इन्वेस्टर्स। On the other hand, there may be businessmen, corporates, governments, etc., which may need fund, who are called as borrowers। Oh my God, टुरुल, अब समझ लो, जो इन्वेस्ट करता है उसको इन्वेस्टर बोला जाता है और जो बोरो करता है उसको बोरोवर बोला जाता है। तुमको आज कितनी बड़ा एनलाइटमेंट हुआ, ये समझ में आई तुमको बात कि बोरोवर किसको बोलते हैं और इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? The investors lend money to the borrowers through the market known as फाइनेंशियल मार्केट। सर जब एक इन्वेस्टर दूसरे बोरोवर को पैसा देता है उधारी पे, तो ये जो मार्केट हो गया, दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है? तक चलो। A financial market is a market where the financial assets, that is financial instruments, are exchanged or bought and sold। Financial market helps in mobilization of savings। Mobilization करना मतलब पार्क करना, mobilize करना, parking, parking of funds, लिख लेना। Mobilization मतलब parking, ठीक है? Parking of savings and convert it into investments। Thus financial market acts as an intermediary between the investors and the borrower। सर इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच की कड़ी क्या रहेगी? फाइनेंशियल मार्केट। The financial instruments are the documents in the form of legal agreement between the two parties having a monetary value। It
represents a financial asset to one party and financial liability to another party, sir. But of course, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट या लाइबिलिटी? मैंने किसी को दिया तो मेरे लिए हो गया एसेट, और जिसने उधारी लिया उसके लिए क्या बन गई वो चीज, लाइबिलिटी। तो सर एक के लिए एसेट है तो दूसरे के लिए लाइबिलिटी है, एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस है, बराबर सी बात है सर। एग्जाम्पल शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है, होल्ड करना। कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स इज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट बॉन्ड जो गवर्नमेंट आरबीआई इशू करता है, एटसेट्रा आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which derive its value from an underlying asset. The underlying asset could be stock, could be shares, could be bond, could be currency, could be commodities, etc. सर एक लाइन में खत्म हो गया। क्या हमको कहीं पर भी डेरिवेटिव्स वर्ड पढ़ना है? कभी नहीं पढ़ना है। बट अगर तुमने डेरिवेटिव सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया तो ये समझना कि तुमने सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ा। तुमको अपना दिमाग फाइनेंशियल मार्केट समझना है। तो सर डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव बच्चा ऐसा होता है कि अब देखना लेट्स से एक शेयर है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का शेयर का प्राइस कितना दिख रहा है तुमको? ये देखो, ये इंडसइंड बैंक है, बराबर। इसका शेयर का प्राइस कितना है? क्या दिख रहा है तुमको? शेयर का प्राइस कितना दिख रहा है इसका? 1060 1059.35। अब क्या हो रहा है कि सर ये हो गई एसेट की वैल्यू। अब मैं बेट लगा रहा हूं कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या अगले महीने में इस शेयर का प्राइस 1200 हो जाएगा। इस पे मैं बेट लगाता हूं। तो जब आप कोई प्राइस ऊपर जाने पे बेट लगाते हो ना, उसको बोला जाता है कॉल ऑप्शन या सीई। और अगर आप बेट लगाते हो नहीं सर देखना मेरे हिसाब से ना अभी क्या होने वाला है, देखो सर अभी लॉकडाउन हो गया वापस से, अभी लॉकडाउन हो गया तो फिर से लोगों की रोजी रोटी कम हो जाएगी, रोजी रोटी कम हो जाएगी तो पैसा कम आएगा, लोगों के पास ना पैसा कम आएगा तो लोग सोचेंगे अपना पैसा अपने हाथ में रखते हैं, लोग सोचेंगे अपना पैसा अपने हाथ में रखते तो बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक वाले को पैसा नहीं मिलेगा, बैंक वाले को पैसा नहीं मिलेगा तो आगे लोन नहीं देगा, वो आगे लोन नहीं दे पाएगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मतलब उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो सर मेरे हिसाब से ना शेयर का प्राइस टूटेगा। समझ में आ रहा है? अब तुम बैठ के लगा रहे हो कि शेयर का प्राइस टूटेगा, तो सर आगे आने वाले हो सकता है 15-20 दिन, एक महीने के अंदर इस शेयर का प्राइस जो 1060 है ना वो शायद 900 हो जाए। देख लो, एक बैट तुमने क्या लगाई है कि इसका शेयर का प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। और दूसरे जगह एट द सेम टाइम दूसरा इंसान क्या बैट लगा रहा है कि इसका शेयर का प्राइस गिरने वाला है। जब शेयर का प्राइस बढ़ने वाला था तो उसको हमने कौन सा ऑप्शन बोला था? कॉल ऑप्शन। और जब शेयर का प्राइस गिरने वाला होता है उसको बोला जाता है पुट ऑप्शन। तो सर हम बेट कैसे करेंगे? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे। तो सर अब हम क्या करेंगे, हम लेना चाहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शेयर 1200 के ऊपर जाएगा तो हम लेंगे इंडसइंड का 1200 सीई। समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा? देख लो, 1200 सीई मतलब मैंने बेट क्या लगाया कि 1200 के ऊपर प्राइस जाएगी। तो सर देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या मार्केट के अंदर। इंडस इन 1200, ये देख यहाँ पे दिख रहा है इंडसइंड। मैं बेट लगाना चाहता हूँ फरवरी महीने में कि वो 1200 रुपए के ऊपर प्राइस जाएगा। एट द सेम टाइम कोई इंसान हो सकता है जो फरवरी में बेट लगाया 1200 के नीचे जाएगा। तो सर सिर्फ फरवरी में क्यों, मैं मार्च की भी लगा सकता हूँ, मैं अप्रैल की भी लगा सकता हूँ। देखो हर इसके दो रहेंगे, फरवरी के 2, ठीक है, मार्च के 2, अप्रैल के 2। सर आप जून का अभी नहीं लगा सकते क्या? नहीं, आप मैक्सिमम जो महीने में खड़े हो उसके 2 महीने आगे 60 डेज आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो सेबी के साथ में। अब सर होगा क्या, सपोज आपने ले लिया 1200 सीई, इसमें आपको अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है वो देखते हैं। 1200 सीई
आपको मिनिमम मिनिमम 900 शेयर्स लेने पड़ेंगे और एक शेयर का प्राइस है 1.70, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बताना, 900 इंटू 1.70। चलो तुम मत बताओ, मैं ही बता देता हूँ। 900 इंटू 1.70 मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1500 रुपए का। सर आप 1500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो और 1500 रुपीज में आप ये बोल रहे हो कि इस शेयर का प्राइस अब बढ़ने वाला है, ऐसा आपको एस्टिमेट है। कल जाके सच में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर गिर जाता है तो आपको उत्तर रुपए का लॉस हो जाएगा। सिंपल बेटिंग बेटिंग गैम्बलिंग चल रहा है। अरे आई क्या बात समझ में? तो मेरे को एक बात बताना, ऑप्शंस की प्राइस जो बढ़ रही है कम हो रही है, वो डायरेक्टली ऑप्शन पे डील करता है या शेयर्स की वजह से हो रहा है? अरे समझा क्या? इसको इसकी औकात ये खुद डिसाइड करता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, या शेयर डिसाइड करता है? दिस इज दिस कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव। अब अगर तुम उस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करो कि डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव बोला ना तो सोचने का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कोई भी हो सकता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बेट किस पे लगा रहे हो। बेट ऊपर के लगा रहे हो तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, आप बेट नीचे के लगा रहे हो तो आप पुट ऑप्शन खरीदोगे। ये सीए फाइनल लेवल का है जो तुमने समझ लिया, तुमको समझ गया, ठीक है, बस बेसिक से इतना है। तो सर आप क्या खरीद रहे हो उससे हमको मैटर नहीं करता, बट क्या कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को हम डेरिवेटिव बोलते हैं? 100% यस। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझते हैं। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिराइव्स इट वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइनिंग एसेट। और सर ये अंडरलाइनिंग एसेट क्या होता है? इट कुड बी शेयर्स, इट कुड बी बॉन्ड्स, इट कुड बी डिबेंचर्स एटसेट्रा। अब समझ में आएगा डेफिनेशन? तुमको आपको डेरिवेटिव बोलेगा तो तुम हमले जैसा आंसर नहीं दोगे, डेरिवेटिव हमको नहीं मालूम, हमको तो एक लाइन ही है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव लॉजिक समझा, तुमको कॉन्सेप्ट समझा, डेरिवेटिव होता क्या है, सिंपल है, और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझा, ऐसा नहीं कि वो हवा में बातें की है, ठीक है। चलो, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये मेरे को ऐसा कोई फंक्शन वंक्शन बोलना बहुत जान पाती है, वो तुमको सब पता है इसके फंक्शन क्या है। कैसे क्या क्या फंक्शन है भाई, पढ़ लेते हैं। सर फंक्शन से ऐसा है कि इट इज हाँ कट है, बहुत अच्छी बात है। क्लासिफिकेशन भी कट है। मनी मार्केट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स कट है, ओके। पूरा मजे कैपिटल मार्केट बाकी पूरा है ना। चलो कुछ तो दिया इसने पढ़ाने के लिए। चलो फिर आते हैं हम मनी मार्केट पे। सर मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। अंडरलाइन करना। इट इज अ मार्केट वेयर lending and borrowing of fund take place for a short period of time which varies from one day to a year। सर यहाँ पे आपको जो भी आप पैसा लेने वाले हो, जो भी आपको पैसा उधारी, या आप पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उधारी वाली काम चलेगी, यहाँ पे शेयर्स की कोई बात नहीं आ सकती। शेयर्स उधारी वाली चीज है क्या? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन, ये उधारी वाली चीज है। तो सर जब आप सिर्फ उधारी वाले इंस्ट्रूमेंट से डील करते हो तो वो फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। वो फाइनेंशियल मार्केट तो है, बट फाइनेंशियल मार्केट में भी एक प्रिसाइज बोलूं तो वो मनी मार्केट होता है। हर्षद मेहता देखा ना तुमने? हर्षद मेहता में याद है वो एक सीन है जहां पे वो हर्षद मेहता फर्स्ट टाइम अजय केडिया से मिलता है एक पार्टी में, रात के टाइम पे, जहां फर्स्ट टाइम वो दारू पी लेता है। वो बोलता है कि भाई साहब इतना टशन क्यों है इसके अंदर? तो वो बोलता है कि भाई साहब तू किस में डील करता है? उसका जो वो दोस्त होता है ना, वो टकला, वो पूछता है तू किस में डील करता है? बोले शेयर मार्केट में। बोले शेयर मार्केट में रोज का वॉल्यूम कितना होगा? तो बोले 1-1.5 लाख करोड़। बोलता है भाई साहब वो मनी मार्केट में डील करता है जिसका 1 घंटे का टर्नओवर तेरे पूरे दिन के टर्नओवर से बड़ा होता है। मनी मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा समंदर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उधारी पे बात चलती है, वो भी शॉर्ट टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म फंड्स।
शॉर्ट टर्म सर, शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म? इट वुड रेंज फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर, एक दिन से लेके एक साल तक. Also, financial instruments traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time and value. वो easily आप उसको convert करवा सकते हो. It is an important part of financial system that helps in fulfilling the short term and very short term requirements. सर short term और very short term क्यों बोला? अरे एक दिन के लिए अगर requirement है तुमको पैसों का, तो वो short term थोड़ी, वो तो very short term हो गया ना. इसके लिए of companies, bank, financial instrument, government agencies, etc. It is a market for the financial assets which are close substitute for the money. Bank receipts. हर्षद मेहता में टर्म है बैंक रिसीट्स. सर बैंक रिसीट्स क्या होता है? बैंक रिसीट्स ऐसा होता है कि भाई साहब एक बैंक है, बैंक 1, और दूसरी बैंक है बैंक 2. बीच में एक इंसान खड़ा है, हर्षद मेहता. अब बैंक 1 को क्या होता है ना, बैंक 1 के पास में इस बैंक को आरबीआई के पास में कुछ पैसा जमा रखना पड़ता है, जिसको तुम एसआरआर, सीआरआर बोलते हो, एसएलआर बोलते हो, करेक्ट? तो बैंक्स को अपने आरबीआई के पास में कुछ पैसा रखना पड़ता है. तो अब इस बैंक के पास, बैंक सपोज आरबीआई के पास में 20 करोड़ रुपए रखती है, उसके पास में टोटल पैसा था 100 करोड़ रुपए. बैंक के पास में टोटल था 100 करोड़ रुपए, जिसका 20 करोड़ रुपए आपने आरबीआई के पास में जमा रखा था. अब आपके हाथ में जेब में कितना बचा? 80 करोड़. अब 80 करोड़ के बाद में ना आपको 6 करोड़ की रिक्वायरमेंट आई. अब आपके पास में 6 करोड़ है क्या? है तो आपके पास में 20 करोड़, बट क्या आप उसको यूज कर सकते हो क्या? क्योंकि वो पैसा आरबीआई के पास में पड़ा हुआ है. तो सर मैं इस आरबीआई वाले पैसे को 20 करोड़ को यूज नहीं कर सकता, ये मेरा ब्लॉक्ड फंड है. तो सर मैं क्या चाहता हूँ ना कि मेरे को 5 करोड़ रुपए मिले, और वो भी मेरे को कुछ दिन का काम है, तो मैं लूंगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैं क्या करूंगा ना, मैं मतलब बैंक क्या करेगी ना, बैंक दूसरे बैंक के पास जाएगी और बोलेगी मेरे को थोड़े टाइम के लिए कुछ पैसा दे देना. तो बैंक तो बोलेगी मैं तेरे को पैसा तो दे दूं, उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी तो दे. तो ये बैंक इसको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, करेक्ट? अब होता क्या है कि पहले के टाइम में बैंक एक दूसरे बैंक के साथ में डायरेक्टली डील नहीं कर सकती थी, which was not allowed as per RBI के regulations. आपको अगर दूसरे बैंक के साथ में डील करना तो आपको आरबीआई को बोलना पड़ता. अब आरबीआई को आप बोलोगे तो आरबीआई बोलेगा भाई साहब तेरी औकात 80 करोड़ की है, तू 80 करोड़ में काम कर. लेकिन जो इंसान धंधा करता है वो लिमिटेड कैपिटल से धंधा नहीं कर सकता, उसको तो प्रॉफिट दिखेगा तो वो और ज्यादा धंधा करने को जाएगा, और ज्यादा धंधा करने के लिए और पैसा चाहिए, और पैसा आरबीआई अलाउ करेगा नहीं. और मैं दूसरे बैंक से मांगू, वो आरबीआई को चलेगा नहीं. तो मैं फंस जाता हूँ यहाँ पे, बैंक 1 हो जाती है, फंस जाती है. बैंक 1 को सामने दिख रहा है कस्टमर जो 5 करोड़ लेने के लिए तैयार है, उस पर मेरे को मुंह मांगा ब्याज देने को तैयार है, बट मेरे पास में 5 करोड़ है नहीं ना. तो यहाँ पे आता है बीच में हर्षद मेहता. हर्षद मेहता बोलता है कि भाई साहब आपको कितने दिन का काम है? 5 दिन का काम है ना, 10 दिन का काम है ना, मैं बैंक 2 से आपको पैसा ला के देता हूँ, ठीक है? अब उसके बदले में उसको चाहिए सिक्योरिटी. अगर तुमने सिक्योरिटी मेरे को दे दी कि उस बैंक को दे दो सिक्योरिटी, वो आरबीआई के नजर में आ जाएगी, मैं फंस जाऊंगा. आरबीआई बोलेगा भाई साहब तूने सिक्योरिटी दी कैसे उसको? हर्षद मेहता क्या बोलता है, आपको आपके 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे लेके आऊंगा. हर्षद मेहता जाता है बैंक 2 के पास. बैंक 2 को बोलता है ओ बैंक 2, मेरे पास में एक बैंक है जिसको, मेरे पास में एक इंसान है, मेरे पास में एक बैंक है जिसको 5 करोड़ रुपए चाहिए, उसके ऊपर वो तुझे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है. एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है. आप मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो. अब वो बैंक 2 क्या मांगेगा इसके अगेंस्ट में? अरे बैंक 2 क्या मांगेगा उसके अगेंस्ट में? सिक्योरिटी, कि भाई जो इंसान बैंक 1 को जिसको लोन चाहिए उसका सिक्योरिटी दे. अब सिक्योरिटी तो है नहीं, तो सिक्योरिटी के बदले में बैंक रिसिप्ट देता है हर्षद मेहता. अब वो बैंक रिसिप्ट आई कहां से? वो कोई बैंक रिसिप्ट थी नहीं, वो फेक बैंक रिसिप्ट थी. हर्षद मेहता ने फेक बैंक रिसिप्ट बैंक 1 को बोला तू सिर्फ लिख के दे दे कि तेरे पास में सिक्योरिटी है. और बोले मेरे पास है थोड़ी, वो तो आरबीआई के पास थोड़ी नहीं. बोले वो तेरे को पता है, बैंक 2 को पता है क्या? तू लिख के तो दे दे. तो उसने लिख के दे दिया कि मेरे पास में सिक्योरिटीज है, रियल सिक्योरिटी. अब होगा क्या, 5 दिन तक बैंक 2 का फंड बैंक 1 यूज करेगा. 5 दिन के बाद में बैंक 1 पैसा उठा के वापस बैंक 2 को अपना 5 करोड़ दे देगा, उसके ऊपर जो भी ब्याज है वो दे देगा, और वो बैंक रिसिप्ट को फाड़ के फेंक देगा. आरबीआई को कभी पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन इंटरनली 2 बैंक के बीच में हुआ. और अब होता क्या था कि ये चेक, जो 5 करोड़ का
चेक है जो बैंक 2 ने बैंक 1 को दिया था, ये चेक क्लियर होने के लिए पहले टाइम लगता था 15 डेज का। अब बैंक 2 ने हर्षद मेहता को 5 करोड़ रुपए दे तो दिए, जबकि ये 5 करोड़ बैंक 1 कितने दिन बाद यूज करने वाला था? 15 दिन बाद। अरे तुम, इसलिए मैंने बोला तुम अनम्यूट रखो, तुम बड़बड़ करोगे मेरे को कुछ आवाज नहीं आएगी, मेरे को लगेगा तुमको कुछ समझ नहीं रहा है। राधिका अनम्यूट कर, वंशिका अनम्यूट कर, आदित्य अनम्यूट कर, पलक अनम्यूट कर। मेरे को बताओ, ये जो बैंक 2 का पैसा हर्षद मेहता को 5 करोड़ रुपए दिया है, बैंक 1 तो है ही नहीं सीन में, हर्षद मेहता और ये दोनों डील कर रहे हैं, तो ये पैसा बैंक 1 कितने दिन बाद यूज करने वाला है? 15 दिन बाद। मतलब 15 दिन तक ये 5 करोड़ रुपए किसके अकाउंट में पड़ा रहने वाला है? हर्षद मेहता के। हर्षद मेहता इसको यूज करता था स्टॉक मार्केट में। अब अगर मैं एक साथ एक दिन में 5 करोड़ रुपए कोई शेयर के ठोक डालू, तो वो शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ही ना भाई साहब, सीधी सी बात है। तो अगर जैसे ही 5 करोड़ रुपए मैंने बाजार में डाले, सपोज शेयर 1 रुपए का था, एग्जांपल 100 रुपए का था, और 5 करोड़ डालने के बाद में एकदम से मार्केट में बूम आ गया, तो वो 100 रुपए का शेयर क्या हो जाएगा? 130 रुपए, 120 रुपए पे चला जाएगा। 20% प्रॉफिट कमा लिया मैंने मतलब हर्षद मेहता ने, जबकि वो पैसा उसका था क्या? 15 दिन बाद में जब वो बैंक 1 को पैसा लगेगा, हर्षद मेहता क्या करेगा? जो शेयर 100 रुपए में लिया था उसने 5 करोड़ लगा के, वो 5 करोड़ के ऊपर जो शेयर 100 रुपए का था 120 पे आ गया, 5 दिन बाद 120 में बेच, 15 दिन बाद 120 रुपए में बेच डालेगा, 20% रिटर्न कमाएगा। 5 करोड़ पे 20% मतलब 1 करोड़ रुपया होता है। तो 5 करोड़ का 1 करोड़ उसके प्रॉफिट कमा लिया, 1 करोड़ अपने पास रख लिया, 5 करोड़ बैंक 1 को दे दिया। बैंक 1 बैंक 2 को, मतलब हर्षद मेहता बोलता है बैंक 1 तुझसे 23% रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, तो तेरे को उसको 23% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक 1 बोलता है कि नहीं, मैं 23 नहीं दे सकता, मत दे, फिर मैं तेरे को पैसा लाके नहीं दूंगा। लेकिन बैंक 1 को पता है कि मेरे पास में एक कस्टमर पड़ा है जो मेरे को इससे भी ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी है, तो वो मान जाता है। जबकि हर्षद मेहता ने बैंक 2 को क्या बोला था? कितना रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा मैं तेरे को? खाली 20%। ये बीच का 3% भी इसने खाया। मतलब हर्षद मेहता ने ये 5 करोड़ का 3% तो खाया ही खाया, साथ में इस 5 करोड़ को किसी और के पैसे को बैंक में शेयर मार्केट में डाल के उस पर 20% रिटर्न कमाया और खुद बाहर आके साफ हो गया। तो सर इसमें स्कैम क्या था? स्कैम ये था भाई साहब, सबसे पहले तो बैंक रिसीट्स थी ही नहीं, तुमने बिना बैंक रिसीट्स के उसको पैसा दिया कैसे? दूसरा क्या फटका पड़ा उसको पता है क्या? उसने 5 करोड़ रुपए डाले शेयर मार्केट में, जब उसने सोचा कि 100 रुपए के प्राइस को मैं 120 पे बेच दूंगा, लेकिन साथ में बैठे थे बेयर वाले लोग, वो मनु मुंद्रा, अजय केडिया जैसे लोग, जिनको पता था कि वो ये पैसा यूज करके मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो लोग क्या करते थे? शेयर के प्राइस को ड्रॉप करवाते थे। जो शेयर 100 रुपए का था वो शेयर चला जाता सीधा 80 रुपए पे। अब भाई साहब वो बेचेगा तो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो हाथ में 5 करोड़ आएंगे क्या? उसके हाथ में आएंगे 4 करोड़, 3 करोड़। अब जेब में आए 5 करोड़ लेकिन बचे 3 करोड़, अब बचे पे 2 करोड़ क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, और यहाँ वो फंस गया। जब तक उसके पास में पैसा था उसने लॉस बेयर कर लिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसके जेब खाली हो गया और वो भांडा फूट गया कि भाई साहब मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ। दिस वाज द स्कैम ऑफ 1992। फेक बीआरस पे आपने डीलिंग किया, और वो फेक बीआरस के डीलिंग पे जो पैसा दो बैंकों का था आपने शेयर मार्केट में यूज किया, ये सोच के कि मैं शेयर की प्राइस को बढ़ाऊंगा और शेयर की प्राइस ड्रॉप होगी तो तुम्हारा पैसा वहां पर भी अटक गया। तुमको याद है गोल्फ खेलते रहता है हर्षद मेहता और वो अजय केडिया, तब वो पूछता है कि आपकी तेरे पूरे पोर्टफोलियो का 35%, तो बोलता है पागल है क्या, 35% हेयर कट को देता है क्या? बोले 35% हेयर कट नहीं बोल रहा हूँ, 35% मैं तेरा पूरा पोर्टफोलियो मेरे को दे दे, तेरा जो भी लॉस है मैं बेयर कर लूंगा, लेकिन तेरे 100 रुपए की चीज को मैं 35 रुपए में खरीद डालूंगा। बोल, पागल है क्या? गया, उसने छोड़ा और वो भंडा फूट गया। दिस वॉज ऑल द डीलिंग्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट इसमें? चैप्टर इजी है, चैप्टर में कुछ नहीं है, बट चैप्टर पढ़ते टाइम तुमको ये समझना पड़ेगा कि उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन कैसा होता है, वरना चैप्टर 2 पेज का है वो खत्म हो जाएगा, सब तो कट है उसके अंदर। ठीक है, चलो अब आते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। पार्ट रीड करना।
एज द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज लार्ज, मैंने क्या बोला था, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ओके, रिटर्न कंफर्मेशन जो पहले बीआर में बोलता था जिस चीज को। ओके, ओके, ठीक है। सर कोई फिक्स होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप तो सारा डीलिंग टेलीफोन से कर रहे हो। टेलीफोन में अगर आपके पास में है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम अपने घर पे बैठे हो, कोई जोग्राफिक लोकेशन है क्या? तुम्हारे जगह कोई दिल्ली का स्टूडेंट आके बैठेगा तो उसके लिए भी कोई जोग्राफिक लोकेशन रहेगा क्या? क्योंकि सारा डीलिंग क्या हो रहा है, ओवर द इंटरनेट, ओवर द ईमेल हो रहा है, तो इसका कोई जोग्राफिक लोकेशन नहीं है। आप चाहो तो आप फॉरेन में भी बैठ के काम कर सकते हो। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत लो होता है। सर क्या बात कर रहे हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लो होता है मतलब मैंने इन्वेस्ट किया तो बहुत कम रिटर्न मेरे को मिलता, तो मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूंगा? अरे टर्नओवर बढ़ता है ना भाई साहब। आप एक दिन में 1 ही रुपया कमाओगे, लेकिन अगर एक दिन में 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन करोगे तो 1 लाख करोड़ रुपया कमाओगे ना। मार्जिन भले ही कम है लेकिन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है ना, टर्नओवर बहुत ज्यादा है। दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है मार्जिन ओरिएंटेड, एक होता है टर्नओवर ओरिएंटेड। मार्जिन ओरिएंटेड मतलब सर जिसमें एक ही बार ट्रांजैक्शन करोगे लेकिन भयंकर मार्जिन होती है। एग्जांपल रियल एस्टेट। भाई जब आपने एक जमीन थी 1 लाख की खरीदी, एक 10 साल बाद में उसको 10 करोड़ में बेच दी एग्जांपल, तो यहाँ पे मार्जिन ज्यादा है लेकिन टर्नओवर रोज रोज नहीं घुमाओगे आप। और वही बात करूं दूसरा बिजनेस, एग्जांपल फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में भी चल मार्जिन ज्यादा ही बोलूंगा मैं, या ट्रेडिंग वाला बिजनेस, या डीमार्ट का बिजनेस। अब मेरे को एक बात बता, एक चौथाई मॉइस्चराइजर के साथ में या तुम्हारा दिल की हिफाजत करने वाला सफोला एक्टिव गोल्ड का तेल सपोज 100 रुपीज केजी आता है, एग्जाम्पल 100 रुपीज लीटर आता है, तो वो डीमार्ट ने कितना में खरीदा होगा भाई? 99 रुपीज में खरीदा होगा, 98 रुपीज में खरीदा होगा। अब 98 की चीज वो 100 में बेच रहा है, मतलब कमाए कितना तुम्हारे हिसाब से? 2 रुपया। अरे लेकिन साल पूरे दिन में उसने टंकिया कितनी बेची वो तो देखो। मार्जिन कम है लेकिन टर्नओवर ज्यादा है ना। मनी मार्केट में मार्जिन कम होता है, टर्नओवर ज्यादा होता है। शेयर्स या स्टॉक्स या कैपिटल मार्केट में क्या होता है, आपका मार्जिन बहुत बड़ा होता है, टर्नओवर कम होता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी होती है। आई बात समझ में? एक मिनट। एक काम करना, रिजॉइन करना तुम लोग। चलो कंटिन्यू। 8 पॉइंट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कुछ इशू नहीं है उसका, छोड़ दो उसको। फिर आता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट इट इज अ मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये हो गए तुम्हारे लॉन्ग टर्म फंड, मतलब ये हो गया तुम्हारा स्टॉक मार्केट, जिसमें हर्षद मेहता ओरिजिनल डील करता था, बाद में वो मनी मार्केट में घुसा था। सिटी बैंक का कार्टेल याद है? सिटी बैंक, सिटी बैंक मनी मार्केट वाला है। इसके अलावा सारे जो लोग थे
वो तुम्हारे शेयर मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट वाले थे। The financial assets dealt with in the capital market have a long and indefinite maturity period। अब मेरे को बताओ, रिलायंस के शेयर अगर तुम लेते हो, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कितने साल तक रिलायंस की कंपनी रहेगी? तुम क्या बोलोगे? पता नहीं, वो अब रहेगी जब तक मैं तब तक जिंदा हूं तब तक तो रहने वाली है, ऐसा लग रहा है मेरे को, बाकी पता नहीं। टाटा, तुमको लगता है कि अगले 10-20 साल में वो बंद होने वाली है कंपनी? ऐसा कुछ तुमको लगता है कि नहीं नहीं टाटा से छी छी कितनी गंदी कंपनी हो ये तो बंद हो जाएगी, अब बस 5-7 साल रुको ये कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा है? या ऐसा तुम सोच रहे हो कि नहीं बस सर क्या है रिलायंस कंपनी टाटा कंपनी में कुछ भी तो नहीं है, ये तो क्या है उतना तो ईशा ही उनको ओवरटेक कर देगी, 2-4 साल रुक जाओ बस, आप कंपनी खुद ही ओवरटेक करके बंद करवा देगी वो तो। ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब, वो इंडिफिनिट पीरियड के लिए रहेगा। एज पर सेबी कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर्स। खुशी आई है वापस कि नहीं? वो रहेगा पीछे नहीं है? हाय। As per SEBI, capital market is a market for long-term debt and equity shares. In this market, capital funds comprising of both equity and debt are issued and traded. This also includes private placement of debt and equity as well as organized markets like stock exchanges. Sir, private placement, sir आप placements कैसे होते हैं? Placements दो होते हैं, या तो एक होंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू या एक होंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। सर जब आप पब्लिक एट लार्ज को बेचते हो तो वो बेचता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और आप कुछ लिमिटेड लोगों को जब अपने शेयर्स बेचते हो तो उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब सर अगर रिलायंस को कुछ शेयर्स मार्केट में फ्लोट करने हैं तो वो फ्लोट करेगा थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और सर अगर रिलायंस को कुछ शेयर्स है जो थोड़े शेयर्स को पलक को देना है, थोड़े शेयर्स पार्थ को देना है, थोड़े शेयर्स खुशी को देना है, थोड़े शेयर्स हील को देना है, थोड़े शेयर्स राधिका को देना है, थोड़े शेयर्स आदित्य को देना है, उसने सिलेक्ट करके रखा है कि प्राइवेटली मेरे को इनको 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 शेयर्स देने हैं, तो वो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। एक बात समझना। चलो फिर आते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सर इट इज द लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स, के बीच में आ गया कैपिटल मार्केट। इट डील्स इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन डील करता है? मनी मार्केट। सर इट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इसमें बीच में हर्षद मेहता जैसे लोग होंगे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आई मीन रिलायंस और तुम में क्या तुम डायरेक्ट रिलायंस को जाके खरीदते हो? तुमको अगर रिलायंस का शेयर चाहिए तो तुम फोन करते हो टुनुंग टुनुंग, हेलो मुखिया मेरे को 4 शेयर देना तेरे, ये काम तो नहीं करते ना तुम। तो भाई साहब आपके कंपनी और आप इन्वेस्टर्स के बीच में एक इंसान रहेगा जिसको इंटरमीडिएटरीज बोला जाएगा, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कलेक्शन बैंकर्स होते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मेरे को एक बात बताओ, ये साले अंडरराइटर वर्ड कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, ये अंडरराइटर किधर आया? कृतिका बहन हाय गुड मॉर्निंग, आपका वीडियो ऑन रखिए। अंडरराइटर अंडरराइटर कहाँ पढ़ा था साला? पढ़ा हुआ तो है, याद तो आ रहा है। शेयर्स में क्या काम था अंडरराइटर का? परफेक्ट परफेक्ट सर, अगर आपको आपकी कंपनी का आईपीओ फ्लोट करना है मार्केट में, आईपीओ लाना है, लॉन्च करना है मार्केट में, तो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। और अगर आपका मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो सेबी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो सर हम कंपनी को ये डर है कि क्या 90% लोग मेरे नाम को सब्सक्राइब करेंगे, अगर कर लिए तो ठीक है और नहीं किया तो क्या करेंगे, हम तो पीछे आ जाएंगे, फिर हम वापस कभी लाने के लिए फिर से हमको वो प्रोसीजर करनी पड़ेगी। ये डर उन कंपनी के मन में दहशत मचाता है, इसी के लिए कंपनी एक ऐसे इंसान को बीच में लेके आता है जो ये कंफर्म करता है कि अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो जितने शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए उतना मैं ले लूंगा। उस इंसान का नाम होता है अंडरराइटर। ये बात थी क्लियर है? ये बात कोई डाउट है इसमें तुम लोगों को? अच्छा ठीक है। प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, क्यों? क्योंकि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आज आपने आज 100 रुपए के शेयर्स लिए, कल 300 के लिए, कल 5000 के लिए, 10,000 के लिए, तो आपका कैपिटल क्या होता है? बढ़ते जाएगा। तो ये इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सर वो तो मनी मार्केट भी करेगा। अरे मनी मार्केट उधारी की बात करता है, उधारी बढ़ाओगे तो क्या कैपिटल बढ़ता रहेगा तुम्हारा? सर आंख पे छाती पे बोझ बढ़ता रहेगा तुम्हारा। तो उधारी बढ़ने से तुम्हारा कैपिटल नहीं बढ़ रहा है, बट यहाँ पे कैपिटल मार्केट में आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता जाता है। ठीक है? कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक
It is regulated by the government rules, regulations and policies. It deals in the marketable and non-marketable securities, मतलब जिसका मार्केट है या जिसका मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं है, जैसे कंपनीज लिस्टेड भी होती है, कंपनीज अनलिस्टेड भी होती है, इन दोनों में डील करेगा ये। इसमें वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं सर, जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, HNI होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज होती है, स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनीज होती है, इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाली कंपनी होती है, ऐसी अलग 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 टाइप की कंपनीज होती है। रिस्क, हाँ रिस्क सर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियड बहुत ज्यादा है ना, कुछ भी हो सकता है। अब अभी आप इंडसइंड बैंक का सोच रहे थे, 1000 का शेयर 1200 भी जा सकता है, 1000 का शेयर 800 भी जा सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। सर रिस्क कैसे ज्यादा है? जैसे मैंने तुमको बताया था, मैंने इंडसइंड का शेयर जो आज तुमने 1060 पे देखा है, मैंने इंडसइंड का शेयर 300 रुपीज में खरीदा हुआ है। एक शेयर है टाटा मोटर्स, तुम देखो ये भैया मार्केट टूटा हुआ है, शिट। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये देखो टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के मेरे पास में 109 शेयर्स है, 109 क्वांटिटी है। मैंने कितने रुपए पे खरीदा है? 76 रुपीज पे खरीदा है, जब वो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना मार्च अप्रैल में, तब की बात है। आज उसका प्राइस है 308 रुपया, जो मैंने 74 रुपीज में खरीदा था, आज वो 74 का शेयर 308 रुपीज पर फ्लोट कर रहा है। मेरा कैपिटल 300% हो गया, मतलब मैंने 1 रुपया डाला, उसका 3 रुपया बन गया। समझ में आया? तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। किसी ने अगर शेयर आज के भाव में खरीदा 308 के, कल क्या पता कल शेयर वापस 74 पे आ जाए, तो इसमें रिस्क ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। जैसे आज का फ्लक्चुएशन, आज एक दिन में इतने का मेरा लॉस है, फ्लक्चुएशन उतना मार्क है, जबकि वो कितना परसेंट है? खाली 1%, 1% चेंज हुआ मेरा खाली, तो 3000 का नुकसान खा गया। सोचो 10% अगर एक दिन में चेंज हो जाए, मेरे तो एक दिन में 30,000 का लॉस हो जाए। समझ में आ रही है तुमको बात? इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अरे हाँ या ना, समझा नहीं समझा? ओके। इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट सर, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी मार्केट होता है, डिबेंचर होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है भाई साहब? खुशी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? हेल्प करेगी खुशी? गलत तो गलत बोल तो सही, बता देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? राधिका बोलेगी, बोल राधिका। वो डीवीआरस हो गए, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो गए, वो नहीं। ईशा हेल्प करेगी? आधी अधूरी डेफिनेशन हुआ है, सही है, तूने उसका यूज बता दिया मेरे को। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? हाँ, जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, किस चीज के लिए? कि आप पहले आगे बैठोगे, बाद में लोग सब पीछे। सिर्फ डिविडेंड में, सिर्फ डिविडेंड ही, इसके अलावा और भी कुछ में प्रेफरेंस मिलता है। करेक्ट है, 50% सही आंसर आया। डिविडेंड के अलावा इन ऑल्सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सर जब भी आपकी कंपनी वाइंड अप होगी, तो आपका कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। एट द सेम टाइम सर, जब भी आप शेयर्स के ऊपर डिविडेंड बांटोगे, तो पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स वालों को अपना डिविडेंड दोगे, और उसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, तब जाके इक्विटी शेयर्स को देते हो। बोथ आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस पहले दिया जाता है, बस इतनी सी बात है। सर प्रेफरेंस किस चीज के बारे में? पहले उनको खाना देंगे, बाकी को बाद में देंगे, ऐसा नहीं है, पहले उनको डिविडेंड देंगे, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उनको सबसे पहले उनका कैपिटल रिपे करेंगे। इसके बाद में अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। आई बात समझ में? चलो, टाइप्स ऑफ कैप, हाँ इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी के शेयर्स,
जैसे मैंने ये सारे शेयर्स लेके रखे हैं मेरे पास में, अगर ये 34 ऊपर दिख रहा है, होल्डिंग पे 34 लिखा हुआ है, ये देखिए मेरी होल्डिंग्स, मैंने 34 कंपनीज के शेयर्स लेके रखे हुए हैं, जैसे अशोक लेलैंड, अतुल ऑटो, भारत फोर्ज, भेल तुम्हारी खाने वाली नहीं है ये, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ऐसे अलग अलग कंपनीज है, इसके मैंने शेयर्स लेके रखे हैं। शेयर्स क्यों लेके रखे हैं? क्योंकि उस कंपनी को पैसा चाहिए था, इन कंपनी को मैंने पैसा दिया, समझ रहे हो तुम, ये फुकटी कंपनी को मैंने पैसा दिया है, तो ये कंपनी जब पैसा लेती है मुझसे तो उसके बदले में मुझे कागज का टुकड़ा देती है कि आप इतने रुपए का कागज का टुकड़ा लेके ये बता सकते हो कि आप हमारी कंपनी में इतने रुपए के हकदार हो। तो ये जो कागज का टुकड़ा है, दिस इज नथिंग बट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गिल्ट एज्ड फंड। बोलते होते थूकना मत सामने वाले पे, गिल्ट एज्ड फंड। गिल्ट एज फंड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पर खत्म। बस नाम लेने में अच्छा लगता है गिल्ट एज फंड, इसमें कोई प्रकार का कोई गिल्ट विल्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ दिमाग मत लगाना कि सर इसमें ये लेने से कुछ गिल्ट है या इसमें ऐसा कुछ है, सब कुछ नहीं है, फर्जीवाड़े मत करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज फंड्स बोला जाता है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर मार्केट। इंडस्ट्रियल सेक्टर मार्केट पढ़ना, हाँ। सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जो पार्टली गवर्नमेंट और पार्टली प्राइवेट है, जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज, ये सारी 100% गवर्नमेंट कंपनीज है। बट भगवान से भी नहीं लगता लिमिटेड, दैट इज अपना बीएसएनएल, 51% गवर्नमेंट है, 49% प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। तो ऐसे कंपनी के शेयर्स मतलब सेमी गवर्नमेंट वाले शेयर्स, और पूरी गवर्नमेंट कंपनी मतलब पूरी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स। ठीक है, चलो। ईशा, सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। अच्छा, फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, इसको दूसरा नाम भी है यार, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ आईपीओ, यस, वो बस वो याद ही नहीं आ रहा था, नाम ही याद नहीं, करेक्ट एकदम, आईपीओ, हाँ। इसका फुल फॉर्म देख तो क्या फटाफट बताएगी सानिया। अरे माँ कसम, मजा ही आ गया आज तो। चलो आज मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लूंगा, ठीक है तेरे नाम की। चल सेकंड पॉइंट। हम्म, अरे ये वो है ना, अरे वो, अरे हाँ, एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या था यार, वो मैं भूल गया। रिया, एफपीओ क्या था? है एफ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। आज आधी रोटी तेरे नाम की भी खा लूंगा, बस ठीक है, चलो। प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में नीचे आ जाओ सीधा, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट में अगर आपको फंड्स रेज करने हैं तो उसकी क्या क्या मेथड्स होती है? पहला है आईपीओ। सर जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है और अपने कंपनी के शेयर्स आपको बांटती है, उसको बोला जाता है आईपीओ। सर कुछ एग्जांपल देके बताओगे? आप देखते हैं एग्जांपल। तू भाई नीचे मत गिरना भाई, बीपी क्यों देता है मेरे को? आईपीओ, ये देख, दिख रहा है तुमको? स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना तुम लोगों को? ओके सर, अभी कुछ 2 कंपनीज है, एक का नाम है न्यूरेका, एक का नाम है रेलटेल। इन लोगों ने आईपीओ लॉन्च किया था, खत्म हो चुके हैं, 17 और 18 तारीख आखिरी थी। मैंने इन्वेस्ट किया है, अभी देखते हैं लगता है नहीं लगता है, और लगागा तो बट ऑफ कोर्स तुमको पता है क्या होने वाला है उसका, नीचे जाने वाला है, सीधी बात है। मुझे अगर मिलता है आईपीओ तो वो नीचे जाएगा, कंफर्म है, बात खत्म है। सर इसके अलावा बस इतने ही कंपनीज है क्या? नहीं, ऊपर अपन देखेंगे अपकमिंग आईपीओस। अपकमिंग आईपीओस में देखते हैं, तो देखो इतने कंपनी के आईपीओस आने वाले हैं कुछ दिनों में, डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है। एक है हिरानवा इंडस्ट्रीज, क्या है भगवान जाने को, तुम्हें इंडस्ट्रीज ही होगी। एक है एनएसडीएल। एनएसडीएल देखो तुम्हारे बुक के कवर पेज पे लिखा हुआ है, एनएसडीएल, नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बारबेक्यू नेशन,
पता ही है तुमको, तो ज्यादा अच्छे से पता है, बारबेक्यू नेशन। और तीसरा एनसीडीएक्स, चौथा एलआईसी, बजाज एनर्जी। इन लोगों के शेयर्स अभी तक है ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे। ये कंपनी पहली बार, जैसे बजाज एनर्जी या बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू, चल देखते हैं इसका शेयर मेरे को अगर लेना है तो क्या मैं ले सकता हूँ। BARBE, सर ऐसा नाम की कोई कंपनी लिस्ट ही नहीं करती है सर, क्योंकि अभी तक आईपीओ नहीं आया। तो सर अगर आपको टाटा नहीं, कोई भी कंपनी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बर्गर किंग का आईपीओ आया था, मैंने बताया था ना, बर्गर किंग। अब बर्गर किंग के शेयर लेना है तो मैं ले सकता हूँ क्या? ये देख, बर्गर किंग नाम की कंपनी आ गई, ये देख 141 रुपीज का उसका शेयर है। तो सर ये हो गया एफपीओ, जो फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है उसमें आप इन्वेस्ट करते हो गया आईपीओ, और एक बार जो एग्जिस्टिंग कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो गया एफपीओ। आई बात समझ में? सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बोला था मैंने? ये मेरा गधेड़ो, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बोला था? जब आप सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को शेयर्स बेचते हो, ना कि पब्लिक एट लार्ज को। जब आप सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को शेयर बेचते हो उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो सर प्राइवेट में बट ऑफ कोर्स लिमिटेड होने चाहिए नंबर ऑफ लोग। देखो कुछ समझ नहीं आता कि फोन कट कर रहा हूँ। लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होने चाहिए बट ऑफ कोर्स। तो सर लिमिटेड नंबर ऑफ लोग मतलब कितने लोग होते हैं? 200। मतलब सर अगर आप मैक्सिमम 200 लोगों को शेयर्स बेचते हो तो वो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब आप उनको कॉल करके बोल रहे हो मेरे शेयर्स लेता है क्या। और जब आप 200 से ज्यादा को शेयर्स बेचते हो तो उसको बोला जाता है आईपीओ अगर फर्स्ट टाइम है तो, और एफपीओ अगर बहुत बार है तो। सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड प्राइवेट प्लेसमेंट? मैं प्राइवेटली क्यों बेचूंगा? मेरे को एक बात बताना मुझे अगर रिलायंस कंपनी का मालिक बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले सर मुकेश को टपका दो। नहीं बन सकता फिर। मुझे कंपनी का मालिक बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिलायंस कंपनी के 51% शेयर्स अपने पास में रख लेने पड़ेंगे, बराबर है? चलो अब एक बात समझो कि सपोज मार्केट में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मार्केट में होल्ड करके रखे 48% शेयर्स। मतलब अभी भी ओपन फॉर पब्लिक कितने शेयर्स है? 52% शेयर्स। अब दिक्कत क्या है, ये जो मार्केट में जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इनको डर लग रहा है कि साला क्या पता कल को कौन सा इंसान बहुत सारे पैसे लाके मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा और मेरी कंपनी मेरे को न चाहते हुए भी उस गधे के हाथ में देनी पड़ेगी। फटेगी कि नहीं फटेगी कंपनी की? क्या पता नहीं ना कौन 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 बेवकूफ मेरा शेयर्स खरीद डालेगा। मेरे पास में मैं राकेश जूनियर वाला हूँ, या मेरी लॉटरी लग गई और मेरे को लॉटरी में 500 करोड़ रुपए मिल गए, और मैंने क्या किया, रिलायंस के 51% शेयर्स खरीदने थे जो थे करीबन 500 करोड़ की। तो मैंने उठा के 500 करोड़ फोकट में आए थे, मैंने 500 करोड़ के शेयर्स खरीद डाले, मैं रिलायंस कंपनी का मालिक बन गया। और 4 दिन बाद में मैंने रिलायंस कंपनी में जाकर डिक्लेयर कर दिया आज से कंपनी बंद। क्यों? मेरे को पसंद नहीं आया, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो भाई साहब रिलायंस वाले की फटेगी ना कि भाई ये क्या कर रहा है। तो क्या होता है कि जब ओपन फॉर शेयर्स ओपन मार्केट में होते हैं ना, तब कंपनी को ये डर रहता है कि कौन सा इंसान आएगा और मेरी कंपनी को टेक ओवर कर जाएगा। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में तो मैं फोन करके बोलूंगा ना कि ओ खुशी मैम, क्या आप मेरी कंपनी के 100 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदोगे? क्या राधिका मैम, क्या आप मेरी कंपनी के 200 करोड़ के शेयर्स खरीदोगे? ओ आदित्य सर, क्या आप मेरी कंपनी के 200 करोड़ के शेयर्स खरीदोगे? मैंने अभी भी 500 करोड़ के ही शेयर्स बेचे, बट लिमिटेड इंडिविजुअल को प्राइवेटली कॉल करके भेजा। तो ये जो मैंने प्लेसमेंट किया, दिस इज नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट। और बट ऑफ कोर्स ऐसा कर करके मैं 2-4 करोड़ लोगों को फोन करके बोलूंगा तो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ क्या? पब्लिक ही हो गया ना भाई साहब। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आपको मैक्सिमम 200 लोगों को ही आप शेयर्स दे सकते हो। आई बात समझ में? समझा? कोई डाउट है इसमें? मेरे को यहां तक पहले पढ़ के दे दो फटाफट, फिर मैं सेकेंडरी मार्केट में घुसूंगा। सेकेंडरी मार्केट, और मेरे गरीबों वीडियो ऑन रखो। सेकेंडरी मार्केट इज मोर कॉमनली नोन एज स्टॉक मार्केट और द हेलो secondary market is more commonly known as stock market or the stock exchange. Here previously issued securities are sold
bought by the investors. After IPO, when the shares are listed at stock exchange, they can be traded in the secondary market. In this market, the securities are traded between the investors. यहाँ पे कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर्स डील नहीं करते, या इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स डील करते हैं. मतलब अगर मैं मेरा शेयर, मुझे अगर शेयर्स कंपनी से लेना है, स्टॉक एक्सचेंज से लेना है, तो मैं प्राइमरी मार्केट में जाऊंगा. और मुझे अगर शेयर्स खुशी से लेने हैं, डायरेक्टली खुशी से लेना है, तो मैं जाऊंगा सेकेंडरी मार्केट में. मतलब जब इन्वेस्टर इन्वेस्टर डील करता है वो हो गया सेकेंडरी मार्केट, और जब इन्वेस्टर्स कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज से डील करता है तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट. आई बात समझ में? क्लियर है? चलो. The main difference between the primary and secondary market is that primary market is only for the new securities issued, whereas in secondary market the already existing securities are traded. There is no fresh issue in the secondary market. तो सर जब भी कोई कंपनी IPO लॉन्च करती है तो वो लॉन्च करेगी प्राइमरी मार्केट में, और उसके बाद में जो भी डीलिंग चलेगा वो चलेगा सेकेंडरी मार्केट में. क्लियर है? अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है कमोडिटी मार्केट. तो जैसे हमारा स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वैसा ही सेम कमोडिटी मार्केट होता है. कमोडिटी मतलब जहाँ पे आप कमोडिटीज में डील करते हो. आप गेहूं खरीद सकते हो, शक्कर खरीद सकते हो, जो भी उसमें डील, सीसम खरीद सकते हो, सोना चांदी, च्यवनप्राश नहीं, सिर्फ सोना चांदी, मेटल्स, क्रूड ऑयल, ये सारे में आप डील कर सकते हो. सर तो आप हमको इसमें बता सकते हो क्या? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा जो ये है डीमैट अकाउंट, वो अलाउ मुझे करता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने से. मैंने कमोडिटी में हाथ नहीं डाला. ये देख, इक्विटी मार्केट का फंड्स अलग होता है और कमोडिटी मार्केट का फंड्स अलग होता है. कमोडिटी मार्केट में मैं डील नहीं करता, उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, अपना उतना है नहीं. लेकिन आप कमोडिटी में भी डील कर सकते हो. कमोडिटी मार्केट को बोला जाता है कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स मार्केट, एमसीएक्स. दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट, मैंने तुमको बताया, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. हाँ, आप फॉरेन एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग कर सकते हो. मतलब आप डॉलर खरीद सकते हो, पाउंड खरीद सकते हो, यूरोस खरीद सकते हो. बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? हेजिंग बोलते हैं इसको, हेजिंग. मेरे पास में डॉलर, मेरे पास में रुपीज है, ठीक है. मैं रुपीज के एक्सचेंज करके डॉलर खरीदता हूं. मैं रुपीज आरबीआई को देता हूं, बैंक्स को देता हूं, और उससे डॉलर ले लेता हूं. अब मेरे हाथ में क्या बचा है? डॉलर. अब इस डॉलर को मैं कन्वर्ट करता हूं येन में. इस डॉलर को कन्वर्ट करता हूं येन में. मतलब क्या होता है? मेरे पास में इतना सारा रुपया था, उसको अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? डॉलर महंगा है रुपये से या सस्ता है? महंगा है. तो इतने सारे रुपए के बदले में मेरे को इतू सा डॉलर मिलेगा, बराबर. अब ये इतू से डॉलर को मैं येन में कन्वर्ट करता हूं. अब येन रूपी से भी नीचे है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं. तो मेरे को इसके बदले में इतने सारे पैसे मिल जाते हैं. अब इतने सारे पैसे को मैं वापस से कन्वर्ट करता हूं अगेन रूपी के अंदर. तो सर आपने डायरेक्टली रूपी येन में क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मुझे उसका कंपाउंडिंग फर्क चाहिए था. इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है और इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों में डिफरेंस कम है. तो बहुत सारे लोग बस इसी से पैसा कमाते हैं. 1 लाख रुपए लेके जाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, डॉलर को कन्वर्ट करते हैं येन में. जब येन को वापस रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो उनका पैसा हो जाता है 1,02,000 रुपए. लेके गया था 1 लाख, जेब में आए 1,02,000, बेनिफिट मिला 2,000 का. सिर्फ करेंसी को अलग 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 घुमाते गया. दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. एक बात समझ में? चलो, डिफरेंस बिटवीन तुमको ही करना है. कुछ समझा नहीं सर, इसको वापस एक बार बता दो. कुछ नहीं समझ रहा है, नहीं जमा, ऐसा कुछ है तो अभी हाथों हाथ बता दो. ऐसा कुछ है कि नहीं समझा? वापस पढ़ाओ. पक्का? श्योर हो? ठीक है. चलो, कल सेम टाइम इसी पे मिलेंगे. कितने बजे थी आज मेरी? 11 बना. 11 बजे सेम टाइम पे